कुछ समझे क्या बाबू मोशाय? नहीं, सच बोलूं तो आमियो बूझते पार्ची ना, मतलब नानम पुरंदू कोल्ला मुदिया वेलाई। मतलब मैं माफ़ी चाहती हूँ और मैं माफ़ी मांगती भी हूँ बंगाली और तमिल भाषी के लोगों से अगर मैंने गलत उच्चारण किया हो तो। लेकिन सच कहूँ तो आरक्षण वर्सेस परिसीमन के पेज में मैं सिर्फ इतना ही समझ पाई हूँ, और वो ये है कि लड़ाई दरअसल महिला आरक्षण कब से लागू होगा इसको लेकर है ही नहीं। ये पेज तो परिसीमन का है, और परिसीमन का पेज बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये पेज क्यों है इसे समझते हैं, और किसे क्या खोने का डर है परिसीमन से, कौन क्या हासिल करेगा। आज हम पॉलिटिकल कॉरिडोर में बस इसी पर बात करेंगे कि आखिर पेच है क्या। पर चूंकि परिसीमन की ये सियासी लड़ाई महिला आरक्षण के शैडो में लड़ी जा रही है, तो थोड़ी बात इसकी करना भी जरूरी हो जाता है, इसलिए उसकी भी करें। दरअसल दशकों पहले देश की आधी आबादी ने एक सपना संजोया था। वो सपना था पूरी भागीदारी का, वो सपना था बड़ी जिम्मेदारी का, वो सपना था फैसले लेने का, वो सपना था देश को आगे बढ़ाने में साथ निभाने का। लेकिन वो सपना परवान चढ़ने से पहले ही सियासत के दाव पेच में उलझकर रह गया, और इस दाव पेच ने उस सपने को पूरा होने का इंतजार बढ़ा दिया। अगर आज ये संशोधन बिल पास हो जाते तो महिला आरक्षण का इंतजार खत्म हो जाता, और संसद में 33% महिलाओं की जो भागीदारी का ये सपना 2029 में पूरा हो जाता। यानी 2029 के जब लोकसभा के चुनाव होते या उसके बाद जब विधानसभा के चुनाव होते तो महिलाओं की 33% आरक्षण उनको मिलता, भागीदारी होती। लेकिन ये हो नहीं सका, और सच कहूँ तो सरकार को भी इसका अंदेशा था। तभी तो अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये कहकर विपक्ष को संदेश देने की कोशिश की कि अगर ये बिल पास नहीं होगा तो उन्हें इसका राजनीतिक फायदा मिल सकता है, यहां तक कहा। फिर बिल पर लोकसभा में वोटिंग से पहले भी उन्होंने पोस्ट किया, एक चिट्ठी लिखी, भावनात्मक चिट्ठी, सभी राजनीतिक दलों के लोगों को एक संवेदनशीलता के साथ फैसले लेने की अपील की, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ये जानते थे कि उनके पास नंबर नहीं है। और फिर बिल पर वोटिंग में ये साफ भी हो गया। कल जो हुआ वो लोकतंत्र के लिए एक बहुत बड़ी जीत रही। जो सरकार की साजिश थी संघीय ढांचे को बदलने की, लोकतंत्र को कमजोर करने की, उसको हराया गया। ये सीधा क्रेडिट लेने की बात करते हैं, लेकिन उनका एक अहंकार है, मोदी जी का कोई भी अच्छा काम नहीं होने देंगे, और उसमें अगर महिलाओं के अधिकार भी होंगे उसका भी विरोध करेंगे। कांग्रेस को देश की संवैधानिक व्यवस्थाओं में विश्वास नहीं, देश की संसद में विश्वास नहीं, और देश की महिला पर भी विश्वास नहीं। ये कांग्रेस ने अपना क्रूर चेहरा देश की जनता के सामने उजागर किया है। तो मेरा सवाल यह है कि जब सरकार जानती थी कि विपक्ष इस बिल को महिला आरक्षण के बहाने परिसीमन करने की कोशिश मान रहा है, तो ये बिल आखिर आया ही क्यों 16, 17, 18 तारीख को, जिसके टाइमिंग पर सवाल है। तो साहब, ये है परसेप्शन पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स इज ऑल अबाउट परसेप्शन एंड नैरेटिव्स। सो नैरेटिव की लड़ाई है, क्योंकि बात अगर एकमत होने की होती तो शायद इस पर सर्वदलीय बैठक बुला ली होती, सदन में आने से पहले सहमति बन गई होती, विपक्ष की आपत्तियों का निपटारा लोकसभा में वोटिंग से पहले ही हो गया होता। तो तभी मैं कह रही हूं कि ये परसेप्शन पॉलिटिक्स की कवायद भर बनकर रह गई है, और इसमें पक्ष विपक्ष सबके अपने अपने फायदे और नुकसान हैं। और जरा वो भी समझ लेते हैं कि फायदे और नुकसान क्या है, क्योंकि राजनीति में जो दिखता है वो होता नहीं है, और जो नहीं दिखता वही होता है।
इसलिए कोई भी राजनीतिक फैसला हो, मैं आपसे ये कहूंगी कि उसकी परत दर परत पहले समझिए, फिर फैसला लीजिए। अब सबसे पहले सरकार का फायदा समझते हैं। देखिए, इसमें तो कोई दो राय नहीं कि महिला आरक्षण होता तो इस देश की आधी आबादी का सबसे ज्यादा फायदा होता। मैं ये भी कहती हूं कि जब आधी आबादी हम कहते हैं तो फिर 33% आरक्षण क्यों, आधा हिस्सा हमारा क्यों नहीं? पर चलिए, ये तो एक डिबेट का विषय है। 33% आरक्षण भी हो जाता तो सबसे ज्यादा तो महिलाओं की खुशी की बात। सबसे पहले सरकार का फायदा समझ लीजिए। पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में वोटिंग से पहले आए इस बिल पर नंबर गेम में बेशक सरकार पिछड़ गई है, लेकिन तात्कालिक परसेप्शन देने में उसे कामयाबी मिल गई है कि विपक्ष नहीं चाहता कि महिला को 33% आरक्षण जल्द मिले, और बीजेपी इस परसेप्शन को पुख्ता कर बंगाल और तमिलनाडु के महिला वोटर्स को अपने पाले में लाने की पुरजोर कोशिश करेगी। और तमिलनाडु की पॉलिटिक्स अलग है तो कम से कम बंगाल की महिलाओं की तो तमिलनाडु में स्टैलिन ने एक अलग नैरेटिव परसेप्शन बनाया है। तो यह है बीजेपी का शॉर्ट टर्म फायदा। जहां तक बात विपक्ष की है तो विपक्ष के नजरिए से इसमें लॉन्ग टर्म फायदा नजर आ रहा है। वो क्या है, अब ये भी समझ लीजिए, और ये समझने के लिए विपक्ष के विरोध को समझना पड़ेगा। और राहुल गांधी समेत विपक्ष के सभी नेताओं ने लोकसभा में अपने अपने भाषण में दो टूक कह दिया कि वो महिलाओं को 33% रिजर्वेशन के खिलाफ नहीं है। सरकार जो इसके बहाने परिसीमन की कोशिश कर रही है, विरोध दरअसल उस बात का है। विपक्ष का दावा है कि परिसीमन को सरकार एक हथियार की तरह इस्तेमाल कर रही है, और एक ऐसा हथियार जिसकी मदद से बीजेपी देश के उन हिस्सों में अपने वोटर्स बढ़ाने की कोशिश करेगी जहां विपक्ष का वोट बैंक मजबूत है, और इसके लिए परिसीमन कर जनसंख्या का कॉकटेल बनेगा और विपक्ष के वोटर्स को वहां अल्पसंख्यक बना दिया जाए। विपक्ष को डर इस बात का है कि बीजेपी परिसीमन के नाम पर उन इलाकों की सीटों की संख्या बढ़ा देगी जहां विपक्ष बेहतर प्रदर्शन नहीं कर रहा, जबकि बीजेपी ये समझ रही है कि परिसीमन में किसी राज्य के साथ नाइंसाफी नहीं होगी। और ये बात प्रधानमंत्री ने हाउस में कही है, कहा है कि वादा ले लो, लिखवा लो, और तमिल में कोई शब्द है तो भी बता दो। उत्तर हो या दक्षिण, सभी का 50% सीटें बढ़ेंगी, इसलिए कोई नॉर्थ और साउथ की कोई लड़ाई नहीं है, भेदभाव नहीं है। लेकिन विपक्ष को डर था कि दक्षिण भारत की तुलना में उत्तर की सीटें ज्यादा बढ़ेंगी और वहां बीजेपी का वोट बैंक मजबूत है, जबकि अमित शाह ने साफ कर दिया कि सभी राज्यों में 50% सीटें बढ़ेंगी। इसीलिए महिला आरक्षण बिल और इसके पीछे के पूरे प्रोसेस को लेकर देश भर में अलग अलग नैरेटिव है और अलग अलग कंफ्यूजन है। गृह मंत्री ने संसद में जो आंकड़े दिए उसको समझने की जरूरत है। उसके मुताबिक कर्नाटक में 28 सांसद हैं, 28 लोकसभा सीटें हैं, वो 50% जब बढ़ेंगी तो 42 सीटें हो जाएंगी, जिससे लोकसभा में उनका जो योगदान था वो पहले था 5.15, वो घटकर हो जाएगा 5.14, इतना % हो जाएगा। लेकिन आंध्रा में 13 सीटें बढ़ते हुए योगदान 0.05% बढ़ जाएगा। तेलंगाना में 17 सीटें हैं, 50% बढ़ेंगी तो 26 सीटें हो जाएंगी। तमिलनाडु में 39 सीट्स हैं, वो बढ़कर 59 सीट हो जाएंगी। केरलम में भी 20 से बढ़कर 30 सीटें हो जाएंगी। इसका कुल जोड़ ये है कि जिस दक्षिण भारत में 129 सांसद आते थे, वहां से 50% बढ़ने के बाद 195 सांसद चुनकर आएंगे। अनुपात परसेंटेज वही है, और इस व्यवस्था यानी 816 सांसद वाली विधानसभा में दक्षिण भारत का कुल योगदान 23.76% से बढ़कर 23.87% होगा, यानी लगभग सेम। इसलिए जो नैरेटिव है विपक्ष का कि दक्षिण के साथ गलत हो रहा है, ये नैरेटिव यहाँ फेल हो जाता है।